हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज के सवालों की श्रृंखला में टॉप 50 एमसीक्यूज के साथ उपस्थित हैं और आइए देखते हैं आज टॉप 50 में किस प्रकार के क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग छात्रों के लिए किस तरीके से मिलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन का पहला एमसीक्यूज देखते हैं किस प्रकार है। आइए देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। आइए प्यारे बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, यानी कि टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, हम किस तरीके से इसको मापते हैं, उसका हमें एसआई यूनिट पता करना है। यानी कि एसआई की बात हो रही है बेटा। यहाँ पे होने के लिए तो केल्विन भी सही होता है, सेल्सियस भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, लेकिन जूल में हम नहीं नाप सकते, है ना बेटा। तो यहां पर हमारी बात हो रही है एसआई मात्रक की। जो एसआई मात्रक हमारा होता है, एसआई यूनिट होती है, वो हमारा क्या होता है बेटा, केल्विन होता है। तो राइट आंसर इज अ केल्विन। ठीक है बेटा, तापमान की एसआई इकाई क्या होगी, केल्विन हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ कंडक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक चालक के लिए सत्य है। चालक का मतलब जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव आसानी से होता है उसे हम चालक कहते हैं, यानी कि कंडक्टर कहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में प्रवाहित होते हैं, है ना बेटा। दूसरा क्या है, इट डज नॉट अलाउ एनी फ्लो ऑफ करंट, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होती है। इट अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो हमारी करंट है वो केवल एक ही दिशा में फ्लो होती है। नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा। अगर हम यहां पर बात करें पहले आंसर की, यानी पहला हमारा जो ऑप्शन दे रखा है, इट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई भी चालक पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव आसानी से होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक छड़ मेरे हाथ में दे रखी है, अगर इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन फ्री मोशन करते हैं तो हमारा ये क्या होगा, कंडक्टर कहलाएगा, यानी चालक कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर इज इट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या होगा, इट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The magnetic field produced by a straight current carrying conductors is, एक सीधी विद्युत धारा से बहने वाले चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। यानी कि बेटा अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें से सीधी रेखा में जो विद्युत धारा है वो उत्पन्न हो रही है, जो उसका क्षेत्र कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रही है, तो इसका जो करंट फ्लो हो रही है तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बेटा इसके चारों तरफ गोलाकार अवस्था में होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सर्कुलर, रेडियल, यूनिफॉर्म या कोनिकल। तो इसका सबसे राइट आंसर इज ए, सर्कुलर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सर्कुलर हो जाएगा, यानी कि सर्किल के आकार का हो जाएगा। सर्कुलर का मतलब होता है सर्किल के आकार। आइए आगे बढ़ते। Next, number 4, the energy stored in a body due to its position or configuration is known as, किसी शरीर में उसकी स्थिति या रूपांतरण के लिए संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है या कोई किसी शरीर की स्थिति है, यानी कि स्थिति का मतलब स्थितिज ऊर्जा से हो गया, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को बेटा हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हो गई, हीट एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा हो गई, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा हो गई बेटा। तो यहाँ पर स्थिति से संबंध है, यहाँ पे पूछ रहा है हमारा स्थिति। तो स्थिति किसमें होती है, स्थितिज ऊर्जा में। तो इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। राइट आंसर इज बी,
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। द फिनोमिनॉन इन विच लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश अपने संगठन रंगों में विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा, सबसे पहला हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, परावर्तन होता है। तो परावर्तन में रंग कहां विभाजित होते हैं बेटा, ये तो हमारा आंसर ही गलत हो गया। परावर्तन की घटना क्या होती है, आपतन प्रकाश आता है और परावर्तित होके क्या होता है, उसी माध्यम में वापस हो जाता है, ये परावर्तन की घटना होती है। अगला है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आप जानते ही होंगे, अपवर्तन। अपवर्तन में प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी और थोड़ी सी अपने मार्ग से मुड़ जाएगी, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। तो ये भी 7 रंगों में कहां विभाजित हो रहा है, यानी प्रकाश अपने संगठन रंगों में विभाजित होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन तो आप समझ ही गए होंगे। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डिफ्रैक्ट करना, तोड़ देना, है ना। अगला है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन से मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि फैलना, डिस्पर्ज करना, उसको फैला देना। तो यानी कि जो प्रकाश है वो अपने रंगों में संगठन हो जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एक रंग से कई रंगों में फैल रहा है वो प्रकाश, तो क्या होगा, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना या फैलाव, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन। राइट आंसर इज डी, डिस्पर्जन। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है या क्या होता है। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन ऑल प्रोसेस। मोमेंटम यानी संवेग, संवेग हमेशा क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है, संरक्षण होता है, किसमें, प्रोसेस में, सिस्टम में। ऐसा हो सकता है, नहीं बेटा। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि जो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी अगर सिस्टम है तो टोटल संवेग के बाह्य फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, एक्सटर्नल का मतलब बाह्य, बाहरी तरफ होता है एक्सटर्नल। तो आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी इज अ राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर has a resistance of 10 ohm if the length of the wire is doubled and its cross sectional area is halved, the resistance will become। यानी एक तार का प्रतिरोध 10 है, यानी कि R बराबर हमारा हो गया 10 ओम, और यदि तार की लंबाई L दे रखा है, कितना है, दोगुनी कर दी जाए, यानी यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। तो यानी कि बेटा हम समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो L लंबाई हो रही है, यानी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो L बराबर कितना हो गया, दुगना, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना कर दिया जाए, यानी A बराबर 1 कर दिया जाए। तो यानी कि हम समझ सकते हैं इसका जो आंसर होगा, कल मैंने आपको लिखाया था, यानी कि रोला, R बराबर क्या था, रोला, इस तरीके से लिखा था। इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आप यहां पर मान लगा दीजिए, L इक्वल टू कितना होगा, 2 हो जाएगा, A का मान कितना है बेटा, 1 हो जाएगा, और R कितना होगा, R की वैल्यू यहाँ 10 लगा दिए तो 10 दूनी 20, इसका आंसर राइट आंसर इज 20, आंसर हमारा हो जाएगा। इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 20 के बराबर होगा बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज फॉर्मेटेड बाय।
फॉर्मुलेटेड बाय। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम थे वो फैराडे ने दिए थे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, है ना बेटा? तो इसमें आप देख लीजिए, एम्पियर तो हो ही नहीं सकता, फैराडे इज बिल्कुल राइट आंसर है। मैक्सवेल के समीकरण होते हैं बेटा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। न्यूटन तो आप जानते ही हैं बल का मात्रक होता है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फैराडे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड बाय, है ना बेटे? जैसे किसी पदार्थ की विद्युत चालकता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंडक्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता, नहीं, प्रोडक्टेंस चालकता, रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता, वोल्टेज विभव, पावर शक्ति। तो यानी कि कोई भी चालकता है, यहां पर आप समझ गए होंगे चालकता की बात हो रही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाए ए, यानी कि कंडक्टेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विद एंड इंक्रीज इन, यानी कि कहने का मतलब क्या है? पानी का उबालने का बिंदु दबाव कितना होता है? आप जानते हैं जो हमारा पानी होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है? 0 डिग्री पे, और उबलता कब है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें क्या है? बिंदु दबाव के बढ़ने से कम हो जाता है। कम का मतलब यहां पर एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, यहां पर एल्टीट्यूड, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, इसका एल्टीट्यूड यानी कि वह दबाव जहां पर कम से कम हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड कहते हैं। वायुमंडलीय दाब ये तो हो नहीं सकता, टेम्परेचर हो नहीं सकता, ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है थोड़ा सा नम, जिसे नमस कहते हैं, नमी, है ना बेटा? ह्यूमिडिटी। तो इसका राइट आंसर है एल्टीट्यूड। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। किसी पदार्थ के 1 ग्राम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? यानी कि आप समझ गए होंगे, यानी कि पिछले ऑप्शन में भी मैंने आपको ये बताया था, अगर 1 ग्राम तापमान है, यानी टेम्परेचर कितना है? 1 ग्राम है, तो यानी कि पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है, और टेम्परेचर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस है। तो बढ़ाने के लिए ऊर्जा की जो मात्रा होगी उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो इसका आंसर ए इज अ राइट आंसर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा होती है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता है, हीट कैपेसिटी ऊष्मा दक्षता होती है। तो इसका राइट आंसर इज ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? आप समझ गए होंगे, विद्युत आवेश की इकाई का मतलब यहां पर किससे हो रहा है? आंसर आप समझ गए होंगे, एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। ये तो रॉन्ग है, वोल्ट यानी कि विभव, है ना बेटे? कूलाम इज अ राइट आंसर, यानी कि जो विद्युत आवेश होता है Q, इसको कूलाम में निकालते हैं। इसका राइट आंसर इज कूलाम। आइए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the primary function of the fuse in an electric circuit? एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी कि अगर विद्युत सर्किट है और उसका फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होगा? यानी कि आप समझ सकते हैं, आपके घर में फ्यूज लगे होंगे, है ना? एमसी बॉक्स होता है, एमसीबी बॉक्स के नाम से आपने देखा होगा, तो वहां पे फ्यूज लगे होते हैं। तो उसका क्या होता है? अगर करंट ज्यादा आ जाती है तो क्या होते हैं? वो टूट जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे, टू इंक्रीज करंट, यानी कि करंट का बढ़ना, रेगुलेट वोल्टेज, रेगुलेट करना, वोल्टेज को रेगुलेट करना, प्रिवेंट ओवर करंट, यानी ज्यादा करंट होगा तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? कि वो अपने आप को प्रिवेंट कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, ओवर करंट। इसका राइट आंसर टू प्रिवेंट ओवर करंट। नेक्स्ट,
द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ, किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा का योग क्या होता है। यानी कि आप समझ गए होंगे किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा का योग क्या होगा, आप समझ गए होंगे। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हमारा, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो गया, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो गया। तो आंसर आप देख सकते हैं क्या क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी तो होती नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल बेटा आप समझ गए होंगे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है। और देख लीजिए हीट ऊष्मा ऊर्जा एंड वर्क डन, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। काइनेटिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, नहीं केमिकल से तो कोई मतलब ही नहीं होता बेटा। तो इसका राइट आंसर इज बी, यानी कि क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं बेटे। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, वेबर होता है, टेस्ला होता है, एम्पियर होता है, हेनरी होता है। हेनरी बेटा आवृत्ति का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा। टेस्ला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और वेबर हमारा क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि वेबर इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेशर exerted by a gas is directly proportional to, गैस द्वारा डाले गए दबाव किसके समानुपाती होता है, द वॉल्यूम आयतन के, द टेम्परेचर ऑफ द गैस गैस के तापमान के, डेंसिटी यानी घनत्व के, एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार के। अब यहां पर गैस द्वारा डाला गया दबाव है, तो दबाव कौन डालेगा, उस गैस का टेम्परेचर है ना बेटा। तो उसमें जितना टेम्परेचर होगा वो उस डाले गए दबाव के समानुपाती के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर, द टेम्परेचर ऑफ द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में दोलन करते हैं। यानी कि कोई भी अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में दोलन करेंगे, वो आप समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी दोलन है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दोलन करना इस तरीके से क्या होगा, इधर जाएगा, इधर दोलन करेगा इस तरीके से। ये क्या होगा बेटा, यहां से मिला दीजिए, यहां से मिला दीजिए, तो ये हमारी डायरेक्शन क्या होगी, लंबवत यानी परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे बेटा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, पैरेलल टू द ईच अदर, एक दूसरे के, पैरेलल का मतलब समांतर, ये तो रॉन्ग आंसर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल बेटा यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो बेटा हो ही नहीं सकता, जब दोलन कर रहा है तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र चारों दिशाओं में ही होता है, तो दोलन जिधर भी करेगा उसकी डायरेक्शन सेम कैसे हो सकती है, इन रैंडम डायरेक्शन, ये तो बेटा बिल्कुल ही गलत है। तो इसका राइट आंसर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज, एक ठोस गोले का गुणात्मक जड़त्वादी जो इसके केंद्र से गुजरने वाली धुरी पर होता है, क्या होता है, यानी कि कितना होता है। यानी कि एक ठोस गोले का बात हो रही है और उसका जो घूर्णन है वो जड़त्व है जो उसके केंद्र से गुजरने वाली धुरी पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, हमेशा 2/5 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, यानी कितना होगा, 2/5 2/5 मीटर आर स्क्वायर, मीटर रेडियस स्क्वायर, है ना बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर प्रकाश के वेग की बात हो रही है, प्रकाश की चाल की बात हो रही है। आपको पता है इसका मान कितना होता है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें आप मैच कर लीजिए, वही आंसर हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप देख लेते हैं, 1 गुणा 10 की पावर 6 ये तो बिल्कुल गलत है, 1 गुणा 10 की घात 8 बिल्कुल गलत है, 3 गुणा 10 की घात 5 ये तो है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ए इज अ राइट आंसर। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होता है, जूल होता है, वॉट होता है, पास्कल होता है। इसका राइट आंसर, बल का मात्रक, बल की इकाई न्यूटन होती है बेटा, क्या होती है, न्यूटन होती है, इज अ राइट आंसर, न्यूटन। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, किसी तरंग की आवृत्ति किसके प्रति व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसी तरंग की आवृत्ति किसके प्रति व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप समझ सकते हैं तरंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर तरंग से ही संबंधित आपका आंसर हो सकता है, यानी कि वेलोसिटी वेग नहीं, स्पीड यानी चाल नहीं, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, और यहाँ पर वेव लेंथ। बिल्कुल राइट आंसर आपका सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब किसी तरंग की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ की बात हो रही है। ठीक है बेटा, वेवलेंथ इसका राइट आंसर होगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य। द फिनोमिनन ऑफ लाइट बेंडिंग व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप समझ गए होंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है, वो अपने मार्ग से थोड़ी सी मुड़ जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्शन इज अ राइट आंसर। अब देख लीजिए, डिफ्रैक्शन ये तो राइट आंसर है, रिफ्रैक्शन बिल्कुल बेटा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। अगर एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और वह अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है, जैसे मैं चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा, आप देख लीजिए इस तरीके से, ये कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा अपने मार्ग से इस तरीके से मुड़ जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब की इकाई क्या होती है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दबाव की इकाई या दाब की इकाई। वाट आप समझ गए होंगे, शक्ति का मात्रक है, शक्ति की इकाई है। जूल कार्य का होता है, ऊर्जा भी होती है। न्यूटन बल का होता है, बचा क्या, पास्कल इज अ राइट आंसर। दबाव की इकाई क्या होगी बेटा, पास्कल होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन द सन आर नोन एज, सूर्य में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं। यहां नहीं कि बेटा यहां पर सूर्य में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया की बात हो रही है, तो आप समझ गए होंगे यहां पर सूर्य से क्या होता है कि प्रकाश किरणें आती हैं और प्रकाश किरणें आकर के उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि संलयित होना, संलयन, और संलयन को कहते हैं फ्यूजन, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूट जाना। तो फ्यूजन से आप समझ सकते हैं, तो फ्यूजन यानी टूटना, ये तो नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। अब बचा क्या यहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन, बिल्कुल राइट आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। फोटोसिंथेसिस यानी कि संश्लेषण की क्रिया होती है, कन्वर्जन यानी कि कंब्यूज्ड करना, दहन करना, है ना बेटा, तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाई एच इज गिवन बाई, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट एच, यहाँ पर एच होगा, हाइट यानी कि ऊंचाई एच दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों,
तो इसका जो समीकरण होगा वो किस प्रकार से हम दे सकते हैं। वस्तु की ऊंचाई की बात हो रही है, किसी वस्तु की ऊंचाई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा आप जानते हैं mgh होती है, इसको हम mgh यानी कि m क्या होता है मास यानी द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, h होती है हमारी ऊंचाई यानी कि हाइट। तो इसका राइट आंसर है A यानी कि mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल कहलाता है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, वेट यानी कि भार, मास यानी कि द्रव्यमान, फोर्स यानी कि बल, इनर्शिया यानी कि आघूर्ण। तो आप समझ सकते हैं कि यानी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अगर बल लग रहा है तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा, उसका भार क्या होगा, संपूर्ण पृथ्वी केंद्र की ओर खींचती है, तो यानी कि इसका वेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं, द फार्मूला फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स, यानी फोर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कार्य का सूत्र क्या निकल के आता है, कल मैंने बताया था W इजिकल टू क्या होता है F इंटू डी होता है, कार्य बराबर बल गुणा दूरी, यानी कि देख लीजिए वर्क इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, वर्क इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क इजिकल टू फोर्स इंटू टाइम, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, फोर्स इंटू वेलोसिटी ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर बेटा क्या है, एक बल द्वारा किया गया कार्य की बात हो रही है, तो यानी कि एफ डी कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए ये, तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया, वर्क इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, यानी कि राइट आंसर इज ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा कि मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं, है ना, विद्युत धारा को किस इकाई में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, ओम में नापते हैं, वाट में नापते हैं, राइट आंसर इज एम्पियर इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट, द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड इन, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति को किस इकाई में नापा जाता है, लेंस की क्षमता या लेंस पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता को किससे नापेंगे, डॉपलर, डायोप्टर्स होता है, क्या होता है बेटा, डायोप्टर्स होता है, ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है जिसे हम डायोप्टर में नापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायोप्टर होगा, न्यूटन होगा, वॉट्स होगा, जूल्स होगा, तो इसका राइट आंसर डायोप्टर होगा बेटा, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आइए देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वेव इज कॉल्ड, ठीक है बेटा, यानी कि एक तरंग के एक पूर्ण चक्र को पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है, यानी कि अगर कोई भी एक तरंग है, एक तरंग है, अगर वो एक तरंग है अपना एक चक्कर पूरा करती है इस तरीके से, तो इसको क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं, यानी कि टाइम पीरियड कहते हैं, काल कहते हैं, समय कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीरियड इज द राइट आंसर। आवृत्ति तो होगा नहीं, वेवलेंथ नो, एम्पलीट्यूड आयाम नहीं, पीरियड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटे, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज कॉल्ड, एक ठोस है और सीधे गाय में हो रहा है, गैस में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि वो लिक्विड में चेंज ही नहीं हो रहा है, सीधे सीधे ठोस से क्या होगा, गैस में, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ठीक है, ये क्या होता है, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, इवेपोरेशन बाष्पीकरण, कंडेंसेशन संघनन, मेल्टिंग यानी कि पिघल जाना, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज अ सब्लिमेशन, यानी कि सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, कपूर एक ऐसा उदाहरण है
जो सब्लिमेशन की क्रिया को करता है। अमोनियम क्लोराइड भी होता है बेटा, और सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको देखता हूं, आपने किया भी होगा ये। कभी भी आप क्या करना, आपने आरती की होगी, तो आरती यानी कि भगवान जी की पूजा करते हैं, आपने क्या करा, कपूर को लिया होगा, उसको जलाया होगा, तो सीधे क्या होता है, वो पिघलता नहीं है, ठोस होता है। कपूर कैसा होता है, ठोस टिक्की होती है उसकी, तो उसको आप जलाएंगे तो सीधे क्या होगा बेटा, वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो पिघलता नहीं है, इधर तो नहीं भागता है, वो सीधे जल करके, यानी कि ठोस होगा, वो सीधे जल करके क्या होगा, गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो भाप बन के उड़ जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है। ये हमारा सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज, एक परमाणु के नाभिक में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं। परमाणु की बात हो रही है, न्यूक्लियर की बात हो रही है, परमाणु क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियर, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, ये तो हो नहीं सकती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी, बिल्कुल बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा होगी, न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिकीय ऊर्जा, काइनेटिक गतिज ऊर्जा तो हो ही नहीं सकती, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी इज द राइट आंसर। ये परमाणु के नाभिक में क्या होती है, संचित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, आप यहां से भी समझ सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है, तो यहां पर क्या हो गया, न्यूक्लियर हो गया। ठीक है बेटे, आप ऐसे भी आप ऑप्शन को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट इज पावर, शक्ति का इकाई क्या होता है, शक्ति की इकाई क्या होती है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगी बेटा, वाट होगा, जूल होगा, न्यूटन होगा, एम्पियर होगा, राइट आंसर इज ए, यानी कि वाट। तो पावर हमारा होता है वाट, कितने वाट का है, अगर आप कोई भी चीज लेके आते हैं, अगर बल्ब भी आप लेके आएंगे तो कितने वाट का बल्ब है, 5 वाट, 10 वाट, 9 वाट, 15 वाट एंड सो ऑन, बहुत सारे वाट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी क्षमता को नापते हैं, पावर को नापते हैं। नेक्स्ट, the law that states that the current through a conductor is directly proportional to the voltage across it is known as, वह नियम जो कहता है कि एक चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है, वोल्टेज के समानुपाती, यानी कि बी समानुपाती, एक चालक के माध्यम से धारा यानी कि आई समानुपाती, बी समानुपाती आई, यानी कि B इज इक्वल टू आई आर, ये आपने नियम पढ़ा है, B बराबर आई आर, ये बेटा ओम का नियम कहलाता है, जो धारा और वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, यहाँ धारा और किसकी बात हो रही है, यानी कि धारा और वोल्टेज के बीच बात हो रही है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आर क्या होता है, एक रिडबर्ग नियतांक होता है, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट इफ, यदि दो बिंदुओं के बीच संभाव्य अंतर 1 वोल्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। अगर 1 वोल्ट की बात हो रही है, दो बिंदुओं के बीच कितना विभव वोल्ट वोल्ट की बात हो रही है, 1 वोल्ट होना चाहिए, तो क्या होगा, यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, ये तो बेटा है नहीं, 1 ओम करंट कैसे हो सकता है, 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू 1 ओम कंडक्टर, नहीं, एक कूलाम ऑफ चार्ज पास, जब बेटा यहाँ पे कूलाम की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर तो क्या किसकी बात चल रही है, वोल्टेज की, यहाँ पे तो वैसे भी गलत हो सकता है, होगा, है ना बेटा, यहाँ केवल एम्पियर की बात कहाँ हो रही है। अब हमें बचा क्या, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड पर यूनिट चार्ज, यहाँ पर आवेश की बात हो रही है, यानी कि B बराबर आई आर, यानी दो बिंदुओं के बीच अंतर है किसका, वोल्ट का, तो 1 जूल ऊर्जा के पर यूनिट आवेश के बराबर हो, तो इसका राइट आंसर है 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड पर यूनिट चार्ज, इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसी वस्तु का संवेग केंद्र होता है। द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी बैलेंस्ड, बिल्कुल किसी वस्तु का संवेग केंद्र का मतलब है जहां पर वो अपनी संतुलन की अवस्था में है। और संतुलन की अवस्था कहां पे होगी? जहां पर वो वस्तु क्या है? बैलेंस है, बैलेंस अवस्था है। आप देख लीजिए, अगर इसको बैलेंस में लाना है तो आप बीच में पकड़ेंगे, अगर आप बीच में नहीं पकड़ते तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर इधर क्या होगा? द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी बैलेंस, जहां पर वह बिंदु जहां पर वस्तु क्या होती है? बैलेंस अवस्था में होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट एंड बैलेंस्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पदार्थ के माध्यम से गति के प्रतिकार के रूप में उत्पन्न होने वाला बल क्या कहलाता है? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड इज, समझ गए होंगे आप। यानी कि यहां पर किसकी बात हो रही है? एक पदार्थ है, क्या है? एक पदार्थ है और फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ। और तरल पदार्थ क्या होते हैं? तरल पदार्थ क्या होते हैं बेटा? वो अगर आप एक जगह पे आप उसको रख देंगे तो क्या होंगे? वो फिसलने लगते, चलने लगते हैं। उनमें क्या होता है? फ्लूइड में, यानी कि वो किसी सतह के संपर्क में आने पर वो खींचने की क्षमता रखते हैं, चलने की क्षमता रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ड्रैग फोर्स। टेंशन यानी कि तनाव, अगर किसी का पदार्थ है, गति हो रही है तो गति कहाँ होगी? टेंशन में गति कहाँ होती है बेटा? फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण क्या है? वो तो गति का विरोध करता है, घर्षण वाला। बॉयंट, बॉयंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तैरता हुआ, तैरने लगना। गति में आप कहाँ तैरेंगे? तो बचा क्या? ड्रैग फोर्स इज अ राइट आंसर, जिसे हम कहते हैं खींचने की क्षमता। नेक्स्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय इज नोन एज 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये रिवर्स क्वेश्चन आ गया तो आप समझ सकते हैं, इसके पहले भी यही आंसर था, स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट हो नहीं सकता, गुप्त ऊष्मा जिसे कहते हैं। राइट आंसर रॉन्ग हो जाएगा ये। राइट आंसर इज अ स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी, ऊष्मा दक्षता, थर्मल एनर्जी, है ना बेटे। तो ये इसका जो राइट आंसर हमारा होगा बी, यानी कि स्पेसिफिक हीट। राइट आंसर इज अ स्पेसिफिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द पावर डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, एक विद्युत सर्किट द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति क्या होती है? P इजिकल टू बी आई होती है, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर होती है, P इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ऑल ऑफ द एबव। बेटा ये सारे ही ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, यानी कि अगर शक्ति की बात हो रही है तो इसमें शक्ति क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यानी कि चालक का प्रतिरोध, यानी कि चालक के आर की बात हो रही है तो उसका प्रतिरोध का मतलब होता है, प्रतिरोध यानी कि रुकावट पैदा करना। तो आप समझ सकते हैं उसकी लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, कंडक्टर यानी चालक की लंबाई पर प्रतिरोध रुकावट पैदा करेगा। ये बिल्कुल बात सही है। लंबाई ज्यादा है तो कैसे होगा? द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि उसके तापमान पर। बिल्कुल, द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, पदार्थ की चालकता पर। बिल्कुल, इसके राइट यानी कि इसके जो आंसर है बेटा तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है बच्चों?
ऊर्जा की इकाई आप समझ गए होंगे, वाट शक्ति का इकाई होता है, एम्पियर धारा होती है, जूल यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जूल का मतलब क्या होता है, ये ऊर्जा की इकाई होती है, ऐसा ही मात्रक होता है। वोल्ट यानी कि विभव होता है बेटा, ये तो वैसे ही रॉन्ग आंसर, इसका राइट आंसर इज बी यानी कि जूल। नेक्स्ट, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स इज कॉल्ड, अवरोधों के कोनों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, अपवर्तन की घटना होती है। रिफ्लेक्शन यानी कि क्या होता है बेटा, पहले डिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि विवर्तन की घटना। यानी कि विवर्तन की घटना में क्या होता है, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, विवर्तन की घटना, अवरोधों के कोनों से प्रकाश का मुड़ना, डिफ्रैक्ट हो जाना यानी कि मुड़ जाना। उससे क्या होगा, प्रकाश मुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए ये मेरे हाथ में, मान लीजिए ये टॉर्च है, अगर मैं इस पर इसको डिफ्रैक्ट करता हूं, जलाता हूं, तो प्रकाश क्या होगा, वो मुड़ जाएगा, इधर उधर भागने लगेगा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। जो कि डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, अब ये मैंने आपको बताया था, डिफ्रैक्ट होना, विवर्तित होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज अ राइट आंसर। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, प्रकाश की चाल आप समझ ही गए होंगे, 3 गुणा 10 की घात 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को किससे निरूपित किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा, F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, इसको हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। A lens that causes parallel rays of light to converge is called, एक लेंस जो प्रकाश की समांतर रश्मियों को यानी कि किरणों को एकत्र करता है, यानी कि वह कौन सा लेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि किरणें आ रही हैं, उनको क्या करे, समांतर राशियों को इकट्ठा कर दे, क्या कर दे, इकट्ठा कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इस तरीके से ये क्या करता है प्यारे बच्चों, यहां से आने वाली किरणें होती हैं, इस तरीके से इन सबको वो क्या करता है, एक पॉइंट पर ये मिलाने का काम करता है। इस तरीके से क्या करेगा, एक ही पॉइंट पर ये फोकस कर देगा, उनको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब उत्तल लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल इसका राइट आंसर इज बी आंसर, इज कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट आइए देखते हैं, the work done in moving a charge through an electric potential difference is given by, किसी आवेश को विद्युत विभव अंतर के माध्यम से स्थानांतरित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो आप समझ गए होंगे, कार्य की बात हो रही है, विभव की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है बेटा, आवेश की बात हो रही है। अब आप यहां से आप देख लीजिए, आवेश हमारा क्या हो गया, Q हो गया, विद्युत विभव इसको V से कहते हैं, और कार्य हमारा क्या हो गया, W हो गया, यानी कि इसमें से संबंध निकल के आएगा WQB। तो आप देख लीजिए WBQ, यहाँ पर WIRT, ये तो बिल्कुल नहीं है बेटा, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर ए ही सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पर विभव और आवेश की बात हो रही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, वह बल जो चंद्रमा को पृथ्वी के ओर घूमने के लिए का कारण होता है क्या कहलाता है? यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यहां पर बल की बात हो रही है, द फोर्स दैट causes the moon to revolve around the earth is, वह बल जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर
घूमने के लिए कारण होता है क्या कहलाता है? यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा है जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? ग्रेविटेशनल इज द राइट आंसर। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? ऐसा इकाई क्या होती है? आप जानते हैं इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। जूल किसका मात्रक है? जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक। मीटर आप जानते हैं दूरी। एम्पियर यानी कि धारा होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? आवृत्ति की बात हो रही है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों? हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट, द phenomenon of a material returning to its original shape after deformation is called। किसी पदार्थ का विकृत होने के बाद अपने मूल आकार में वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था, प्रत्यास्था यानी कि रबर हो गया और आपका स्प्रिंग। ये दो उदाहरण है। अगर आप क्या करेंगे, कोई भी रबर है उसको आप तान दीजिए तो क्या होगा? फिर उसको छोड़ दीजिए, वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। यानी कि विकृत का मतलब क्या होता है? विकृत का मतलब बिगाड़ देना। बी प्लस आकृत। आकृति किसी की संरचना, किसी का आकार संरचना होती है तो उसका विकृत रूप हो जाता है। मान लीजिए ये पेन है, रबड़ है या स्प्रिंग का है बना हुआ, तो इसको आप क्या करेंगे? इस तरीके से पेन दिखाई दे रहा है, इसको आपने इसको खींच दिया या ऊपर से खींच दिया, नीचे से खींच दिया इस तरीके से, तो इसकी आकृति क्या हो गई? विकृत हो गई। अब इसको हमने फिर से इसको छोड़ दिया तो फिर अपनी मूल अवस्था में आ गया। तो इस घटना को या इस प्रोसेस को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जिसे प्रत्यास्था के नाम से जानते हैं बेटा। तो इसका राइट आंसर है इलास्टिसिटी। ये हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट, आज के टॉप 50 का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो हमारा है द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। यहां पर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? यानी कि सकारात्मक पॉजिटिव आवेश की बात हो रही है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहां पर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, तो इसके चारों ओर का जो एरिया होगा वो विद्युतमय हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है? बाहर की तरफ इसका क्षेत्र क्या है? बाहर की तरफ होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्टेड इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ। ये तो बेटा बिल्कुल रॉन्ग है, अंदर कहाँ होगा? डायरेक्टेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। बिल्कुल राइट आंसर है डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी कि इसका राइट आंसर। ठीक है बेटा, आज के टॉप 50 में आज तक यही रोकते हैं। और एमसीक्यूज की जो चैन हमारा चल रहा है, तो यानी कि एमसीक्यूज की जो श्रृंखला हमारी चल रही है वो टॉप 50 के साथ उपस्थित है। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग परीक्षा 2025 के लिए ये बहुत लाभकारी आपको साबित होने वाली है। और टॉप 50 प्रश्नों के साथ नेक्स्ट अगले प्रश्नों में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।